सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यूट्यूब गुरुजी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जैसे पढ़ा था कि बाल विकास एवं शिक्षण में किस तरह से जो है वो सबसे पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है, वृद्धि होती है, विकास होता है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है और किस तरह से जो है वो वृद्धि एक जगह आके स्टॉप हो जाती है, बट जो हमारी ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और डेवलपमेंट जो है वो लगातार अंत तक बनी रहती है। चलिए अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या इस क्लास में आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आज की इस क्लास में मिलेगा। हमने मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह की स्किल्स होती हैं और क्या क्या इसमें होता है। फाइन मोटर स्किल्स छोटी मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो बड़ी मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद कॉग्निशन की डेवलपमेंट, फिर सोशल सोसाइटी में जाता है, फिर सोशल डेवलपमेंट, उसके साथ मोरल डेवलपमेंट और उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो होती है। तो ये ब्रॉड डोमेन है डेवलपमेंट के, इनको थोड़ा सा याद रखें कि आपको पता होना चाहिए। PCSE यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में कि सोशल डेवलपमेंट क्या होती है। सोशल डेवलपमेंट देखो, जैसे नाम से पता लग रहा है कि सोशल डेवलपमेंट क्या है। समाज में डेवलपमेंट मतलब कि समाज में रह के जो बच्चे का विकास होता है, तो वो अलग अलग तरीक़ों से होता है। वो लर्निंग की सहायता से होता है, अडेप्टिंग इंस्टिक्ट्स की सहायता से होता है, और उसके बाद जो है वो देख सकते हैं आप, वैल्यूज़, नॉर्म्स और सोशल प्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज़ नोन एज सोशलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड इंस्टिलिंग, इंटरनलाइजिंग, ठीक है ना, उसके इंटरनलाइज करना है आपने जो भी सोसाइटी में सीख रहे हैं उसको ग्रैप्स करना है। नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज़ नोन एज सोशलाइजेशन। समाजीकरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। जैसे कि जहाँ पे भी डेवलपमेंट की बात आएगी तो आप उन सब कंसेप्ट को जो है आप ऐसा मान के चले कि वो क्या है, बर्थ से डेथ तक की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, बर्थ से लास्ट एंड के डेथ तक जो है वो चली रहती है हमारे साथ। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक तो आ गया सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, देखो, जब हम कहीं पर फंस जाते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं। हमारी कुछ इंद्रियां जो होती है वो बस में नहीं रहती। खुशी होती है, गम होता है, उदासी होती है, दुख होता है तो रोना आता है। इस तरह के इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। कैसे इमोशनली बोलते, कुछ लोग इमोशनली स्ट्रोंग है, वो हर बैड से बैड, सैड से सैड कंडीशन में भी जो है वो आंसू तक नहीं टपकता है उनका। तो वो कैसे लोग होते हैं, देखिए, रेथस के अनुसार, रेथस जो है वो एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिस्ट हैं। वो क्या बोल रहे हैं, देखिए, भावना है जो अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर आवर लाइफ्स। इमोशंस क्या होते हैं, हमारी लाइफ को कलर देते हैं। जिस तरह से हमने इस पेन की टिप को कलर दिया है अब ब्लू, ठीक है ना, अब क्या कलर दे दिया हमने, ब्लू। तो ये देखिए, एक कलर से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती है। तो इमोशंस भी ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को क्या देते हैं, कलर देते हैं। जैसे सुख होगा, सुख में क्या होगा, हम बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ठीक है ना। अच्छी हमारी जो है वो फेशियल ग्रोथ होगी, ठीक है ना, फिजिकल ग्रोथ होगी, अंदर से इमोशंस अच्छे आएंगे। खुशी खुशी में हम लोग क्या है, फिर किसी को पैसे भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर दुख होगा, दूसरी तरफ क्या है, हम दुख की बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, दुख, सैडनेस। हम क्या करते हैं, रोते हैं, गुस्सा आता है उस समय, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें डिसाइड कब होती हैं, बच्चों को कब पता लगेगा कि ये इमोशन कैसा है, ठीक है ना।
कैसे लगेगा उनको पता, इमोशन के बारे में कैसे पता? वही तो हम लोगों ने आज की क्लास में देखना है, सीखना है और जानना है कि किस तरह से हम इमोशंस को जो है वो डेवलप करते हैं, बच्चों के इमोशंस को, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल में ही सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है, स्कूल में ही सबसे ज़्यादा बच्चा समय व्यतीत करता है। तो स्कूल के जब आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का जो विकास है वो कैसे होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इमोशन एंड कॉग्निशंस आर इंटरलेटेड। जो कॉग्निशन मतलब कि जो संज्ञान है बच्चे का, ठीक है ना, संज्ञान के बारे में जैसे हमने बोला कि मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, ठीक है ना, तो ये संज्ञान की बात जब, और जो इमोशन होता है वो क्या होता है, साथ में रिलेटेड होता है। अब जैसे मान लीजिए हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में अगर किसी को देखा जाए, अगर कोई गौ माता को क्या करते हैं, हम खाना खिलाते हैं, हमें छोटे से सिखाया गया, हमारे अंदर वो डेवलप किया गया है इमोशन, ठीक है ना, वो इमोशन क्या है, डेवलप्ड है हमारे अंदर। बट मुस्लिम क्या है, उसी गौ माता को काट के खा जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या इमोशन है, अलग अलग स्थितियों में इमोशंस की जो है बहुत वैल्यू रहती है। तो इस चीज़ को आराम से और ध्यान से समझिएगा। बाकी क्वेश्चन जो है वो कैसा बनेगा पेपर में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है वो थियोरेटिकल पूरा का पूरा पढ़ के चलेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिससे कि हमें पेपर में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने में, अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना हो। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि, वृद्धि के बारे में बात करें तो वृद्धि क्या है, ये विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात डोमेन। ओके, ये क्या है, विकास का ही हिस्सा है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? ये हेरिडिटी से संबंधित है, रिलेटेड टू फोर फादर्स, हमारे फोर फादर्स से रिलेटेड है ये। ओके, कि जैसे किस तरह के हमारे पूर्वज थे, क्या वो लंबे थे हाइट में, ठीक है ना। बोलते हैं जीन्स की ट्रांसफ़र होती है, जीन्स के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है ना। किस तरह से क्रोमोसोम्स बदलते हैं, डीएनए जो है वो कैसे सेम रहता है। तो ठीक है, तो इसी तरह से ग्रोथ में जो है वो क्या है, आनुवांशिकता का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है। परिपक्वता, मैच्योरिटी हायर रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है ना। मैच्योरिटी भी। वृद्धि में क्वालिटेटिव चेंजेस, अब देखिए मात्रात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव है ये, है ना, हाँ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटिव, क्वांटिटिव मतलब कि क्वांटिटिव मतलब कि क्या है, ये किसी की क्वांटिटी के अनुसार, जैसे चीनी 2 किलो, हाइट 5 फुट 10 इंच, वेट 85 किलो, तो ये क्वांटिटेटिव है। मतलब कि क्या है, क्वांटिटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं क्वांटिटिव। क्या है ये, क्वांटिटिव है। क्वांटिटी मतलब जिसमें हमें क्वांटिटी का पता लगता हो, ठीक है ना, मात्रा का पता लगता हो। जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितनी हाइट बढ़ी है 1 साल में, 2 सेंटीमीटर, कितना वेट लूज हुआ है 2 किलो, कितना वेट गेन किया है 2 kg। ओके, तो इस तरह से क्वांटिटेटिव ये वृद्धि जो है रहती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या वृद्धि और डेवलपमेंट में विच वन इज क्वांटिटेटिव, तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। क्या है ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। चलिए आगे देखते हैं। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजेस क्या क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजेस के बारे में देखेंगे। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजेस, मोटा होना, पतला होना, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया, आप इसको रीड कर सकते हैं कि किस तरह से ये बातें आगे हम देखेंगे। चलिए इस चीज़ को आगे हम बढ़ते हैं इससे आगे। अब हम बढ़ते हैं वृद्धि की ओर। ओके, अभी वृद्धि चल रहा है ये। वृद्धि जो है वो फिर से इसमें यही बातें लिखी हैं कि क्या है ये, मात्रात्मक है, परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या, कोई ना कोई रिजल्ट आता है हमारे पास। जैसे मान लीजिए बच्चा 9th क्लास में बच्चा है, वो 5 फीट है, ठीक है ना। अप टू +2 में जब वो हो गया तो क्या हो गई, उसकी हाइट 5 फीट 10 इंचज़ होगी। ओके, 5 फीट 10 इंचज़ होगी। जब वो 5 फीट 10 इंचज़ का हो गया तो क्या हुआ, उसके वहाँ पे हमें क्या एक परिणाम देखने के लिए मिला, उसकी हाइट में क्या मिला हमें, परिणाम देखने के लिए मिला। तो इस तरह से आप जो है वो इसका एनालिसिस कर सकते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वैसे 40 मिनट्स का एक प्रॉपर लेक्चर जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम 40 मिनट्स तक का लेक्चर जो है वो तैयार करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा कि क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में।
और इसको किसको मापना कठिन होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। विकास, अब देखिए विकास के, वृद्धि के बारे में बात कर ली, अब करते हैं हम विकास के बारे में बात। विकास क्या है? परिणात्मक, परिमाणात्मक, ओके, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस, क्वालिटेटिव, ओके, वो क्वांटिटिव था और ये है क्वालिटेटिव चेंजेस, ओके। तो इसमें भी क्या है, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, मतलब आपके गुणों में विकास होगा। और परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, ऊपर क्या, मात्रात्मक के साथ साथ परिणात्मक परिवर्तन, और इसमें क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही ईजी है। ऊपर स्ट्रक्चर और क्वांटिटिव है, और नीचे जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। किस चीज़ से है ये? शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक। आप समझ सकते हैं बहुत ही इजी भाषा में। शारीरिक मीन्स हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से, मानसिक मीन्स हमें मेंटल स्ट्रेंथ से, और उसके बाद है व्यवहारिक मीन्स हमारा जो नेचर है और बिहेवियर है उसके बेसिस पे। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे अब इसमें दिया है, हम विकास के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विकास को मापना कठिन है क्योंकि इसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि इसका विकास का रूप व्यापक होता है। व्यापक मतलब बहुत वाइड स्प्रेड है ये, इसलिए इसको मापा नहीं जा सकता। अब कैसे पता लगाएंगे किस चीज़ में डेवलप हुआ है? उसका बिहेवियर डेवलप हुआ है, ठीक है ना, क्या चीज़ डेवलप हुई है। इंटरनली भी डेवलपमेंट हो सकती हैं, और ग्रोथ को तो हम जज कर सकते हैं बाय स्केलिंग दैम विद द इंस्ट्रूमेंट्स और अदर काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी चीज़ से हम स्केल करके उसको माप सकते हैं। विकास के फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता है। विकास क्या है? एक फंक्शनल परिवर्तन है, मतलब प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है इसमें, जो निरंतर चलता रहता है, क्योंकि अप टू द डेथ तक। आप एक बात तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि क्या है, विकास क्या है, अप टू लाइफ एंड तक, बच्चे के बर्थ से लेके जब तक हम एंड में डेथ तक नहीं पहुंचते तब तक हमारे बीच में अंदर विकास जो है वो चलता रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। संप्रदायों का अर्थ होता है किसी चीज़ के प्रति कंसेप्ट बनाना, ओके। संप्रत्ययों का विकास, संप्रत्ययों मतलब कि कंसेप्ट्स बनाना, अपने कंसेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि दिमाग में कंसेप्ट्स बनते हैं, और इसी तरह से अब हम वृद्धि और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापक, वृद्धि होती है ग्रोथ। मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, जी ठीक है, ओके, अभी पढ़ लिया हमने। इसको हम नाप सकते हैं, और ये क्या है, बिना नापे नापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि सामान्यतः शरीर परिवर्तनों से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? शरीर के शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। जबकि विकास आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन है। क्या है ये? एक तो ये शारीरिक मतलब कि फिजिकल, मानसिक मेंटल, और व्यवहारिक बिहेवियरल, क्या ये कंपोजिशन है, इनकी संगठन है, ये इकट्ठे हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। जो वृद्धि है ना, उसको क्या माप सकते हैं, जैसे हमने भी बताया, लेकिन विकास को मापना कठिन है, विकास को नहीं माप सकते, ओके, विकास को नहीं मापा जा सकता है। अब इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, और एक समय के बाद ये रुक जाती है, ओके। इसमें क्या है, स्टॉप है, कहीं पे स्टॉप, और ये क्या, निरंतर चलती रहती है। तो ये रहा आपका। अब हम पहुंचते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। अब यहाँ से हमारा काम जो है वो साइकोलॉजी का शुरू होता है। इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ये इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो प्लीज़ अपना पेन और कॉपी लेके कहीं भी, जहाँ पे भी आप मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा आपको आगे महत्व देगा ये। चलिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब किसने दी थी, क्यों दी थी, कैसे हुई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। शैशवावस्था जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज। बच्चा क्या है, छोटा सा है, अभी 0 से 2 ईयर्स का है, गुल्लू मुल्लू, ठीक है ना। अभी वो देख रहा है कि क्या दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, उसके अंदर क्या अलग अलग से डेवलपमेंट्स हो रही है, उसके बारे में जानेंगे कि बच्चा उस समय क्या सोचता है।
फिर उसके बाद जब बच्चा हो जाता है 2 से 6 साल का, कितने से, 2 से 6 साल का जब हो जाता है, फिर क्या होता है उसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। उसके बाद आती है 6 से 12 साल की अवस्था, जिसको हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड। ओके, इन्फेंसी को याद रखें, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद एडल्सेंस, जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। यहाँ पे आके सारी की सारी क्या ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम 21 या 20 तक बोल सकते हो आप। उसके बाद जो है वो ये खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये, WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु का वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ठीक है ना, WHO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए कमेंट करके। हेग में है, कहाँ पे है, हेग में है। तो देख सकते हैं आप, जो बच्चा है वो क्या है, डेवलपमेंट कर रहा है अपनी, और WHO के द्वारा जो है वो ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो 10 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, आयु वर्ग की किशोरावस्था में के अंतर्गत आते हैं। तो जो WHO का जो हेड क्वार्टर है बेसिकली, सॉरी, वो हमारा हेग में, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सॉरी ये थोड़ा सा वो हो गया था। हमारा जो WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है हमारा, जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, जेनेवा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है शैशवावस्था में, बच्चा कैसा रिएक्ट करता है, क्या उसका जो है वो फीचर रहता है। तो इन्फेंसी स्टेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसको हम पेरेंटल स्टेज कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था। जब बच्चा क्या है, देखो डेवलपमेंट जो है वो जब से वो भ्रूण बनना स्टार्ट हुआ है ना, जब से क्रोमोसोम जो है वो, शुक्राणु जब अंडाणु से मिल गया है, जब शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ जब मिला, तो उसके बाद क्या हो गया, ये इनका प्रोसेस शुरू हो गया, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्रिया। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है, ये शुरू हो गया, और उसके बाद ये बस चल पड़ा, प्रोसेस जो है उसका चल पड़ा। उसको हम बोलते हैं प्रेनेंटल स्टेज। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था, प्रेनेंटल एज, प्रेंटल एज, प्रेन क्या अजीब सा नाम है ये, आप भी प्रोनाउंस करके देख सकते हैं, प्रीनेटल एज। ओके सॉरी, प्रीनेटल एज। ओके, तो ये है अर्ली प्रसव पूर्व अवस्था। तो हम चलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ते हैं। 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है ना, शून्य मतलब कि जब से वो, मैंने आपको बताया जब से स्टार्ट हो, ज्ञानेंद्रिय सेंसिस से सीखता है। कहाँ से सीखता है वो, सेंसिस से सीखता है। मोटर एक्शन, गति क्रिया करके सीखेगा। पियाजे का भी यही कहना है। और जो हमारे जीन पियाजे, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, सेंसिटिव पीरियड खतरा भरा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होती है। कहाँ पे, इन्फेंसी स्टेज में। क्वेश्चन अराइजेज, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट कौन सी स्टेज में होती है, तो आपका सीधा आंसर होगा किसमें, इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। सेंसरी पीरियड होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, खतरों से भरा हुआ पीरियड होता है, क्योंकि एकदम से उसकी इम्यूनिटी पे क्या है, वो कोई भी वायरस अटैक कर सकता है। ठीक है ना, अगर वो कोई वायरस आ भी गया और उसकी इम्यूनिटी पे अटैक नहीं कर पाए, इसके मीन्स उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या है, एक चलता फिरता वायरस के साथ चल पड़ेगा, वो चलता फिरता बॉम्ब बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय सेंसिस से सीखता है, मतलब कि टच करके सीखेगा, मुंह में डालेगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके वो चीज़ों को करता है। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, 2 से 6 वर्ष तक क्या है ये, इसमें बच्चा क्या करता है, खिलौनों से खेलेगा। ठीक है ना, प्ले एज बोलते हैं इसको, एरिक एरिक्सन के द्वारा क्वेश्चन आ सकता है कि एरिक एरिक्सन, प्ले एज जो है वो किसने नाम दिया था अर्ली चाइल्डहुड को, वो एरिक एरिक्सन। एरिक्सन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वो आगे जाके हम धीरे धीरे पढ़ेंगे।
फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की इसी स्टेज में होती है। सबसे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज डेवलपमेंट यहीं पे होगी। वो इमिटेड एज होती है, नकल करना सीखता है। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था। क्रिटिकल फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, संवेदनशील फिजिकल डेवलपमेंट, फास्टेस्ट आफ्टर बर्थ। सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड। सोशलाइजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है इस पूर्व बाल्यावस्था में। अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत क्या है। सिद्धांत से पहले जो है हम यहाँ पे चलते हैं। लेटर जो है वो हमारी रह गई है लेटर चाइल्डहुड। देखिए दो तो हो गया, इन्फेंसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, अब आ गया लेटर चाइल्डहुड। 6 से 12 वर्ष तक। पहले 0 से 2, ठीक है, 2 से 6, और उसके बाद 6 से 12, उसके बाद 6 से 12। तो ये याद रखें और आपका काम आसान हो जाएगा। टोली अवस्था गैंग बनाता है। ओके, 6 से 12 वर्ष तक क्या करेगा वो, क्या करेगा, देखिए उत्तर वाले अवस्था में 6 से 12 तक क्या करेगा, गैंग्स बनाएगा, गेम्स खेलेगा, एलिमेंट्री स्कूल जाएगा, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनाएगा। फिजिकली डेवलपमेंट क्या होती है, स्लो हो जाती है थोड़ा। बच्चा आप देख सकते हैं कई बच्चों की हाइट जो होती है वो कम ग्रो कर पाती है। स्यूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता, अपने आप से ऐसे बोल देगा कि नहीं। मैं बच्चों की कई बार बातें लगती हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर बातें करेंगे, लेकिन वो क्या होती है प्री मैच्योर बोलते हैं उनको हम, फुली मैच्योर्ड नहीं होते हैं। मोटर डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी उनका। कोऑर्डिनेशंस मतलब कि उनकी जो मोटी मांसपेशी हैं उनकी वो क्या है अच्छे से रिएक्ट काम करेंगी। मोटर एक्टिविटी में चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। लेटर स्टेज में सूक्ष्मता अवस्था या फ्रॉड के अनुसार जो लेटेंसी स्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी एरिक्सन, ये देखो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है वो इसी को बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड को, पियाजे के द्वारा। चलिए किशोरावस्था को देखते हैं। किशोरावस्था में क्या होगा, अब बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है, अडल्ट बन चुका है। ट्रांजिशन ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड मीन्स परिवर्तन का काल। इसमें क्या है, संक्रमण काल, गोल्डन पीरियड बच्चे के लिए ये स्वर्णिम काल है। क्योंकि इसमें क्या है, देखो अब इसमें आगे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्ट्रेस सिंड्रोम किसने बोला है। जो एडोलसेंस है उसको स्ट्रेस सिंड्रोम किसने बोला है, मतलब कि इस पीरियड ऑफ स्ट्रेस सिंड्रोम किसके द्वारा, तो ये है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को आप याद रखें कि स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का पीरियड जो है वो क्या है, स्टैनली हॉल के द्वारा बोला गया है किसको, किशोरावस्था को। थोड़ा सा इसमें अगर हम और ज़्यादा एडअप कर दें तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम को आप कैसे याद रख सकते हैं। स्ट्रेस मतलब कि स्टैनली हॉल जो है वो क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी है। तो इन्हीं को जो है वो हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। एंड आगे बढ़ते हैं। चलिए सारी चीज़ें अभी आगे फिर से रिवाइज होंगी तो आपको याद हो जाएंगी ये। अब देखिए क्या इसमें क्या होता है, गोल्डन पीरियड में, गोल्डन पीरियड का नाम दिया गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ। एरिक्सन के अनुसार बच्चा ये ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। ब्रिज पीरियड है, एडल्सेंस, इकोसेंट्रिज्म है, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। देखिए ब्रिज क्या है, ब्रिज देखिए इसलिए ब्रिज बोला गया क्योंकि चाइल्डहुड और अडल्टहुड क्या है, इन दोनों के बीच का पीरियड जो है वो क्या है, अडल्सेंस है। क्या है, इन दोनों के बीच का पीरियड जो है वो क्या है, अडल्सेंस है। नेचर एंड नर्चर, ओके, तो आप याद रख सकते हैं हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक रहती है नेचर के द्वारा, और नर्चर एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, तो इसलिए बच्चे में चेंजेस अलग अलग आते हैं।
ये एडिटिव नहीं होता है, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट कभी नहीं होगा। हेरिडिटी जो है एनवायरनमेंट के साथ नहीं मिक्सअप कर सकते हम। हेरिडिटी एनवायरनमेंट होते हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होते हैं, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण विकास के बराबर हकदार होते हैं, ठीक है ना। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, विकास के बराबर हकदार होते हैं। हेरिडिटी जो है फिक्स्ड है, स्टैटिक है, कहीं पे भी चले जाएंगे आप। आपकी कुछ हेरिडिटी की जो है वो, जैसे मान लीजिए आप कम खर्चा करते हो, आपके फादर कम खर्चा करते हैं, तो आप भी क्या हो गए, थोड़ा सा वैसे आ सकता है आपके अंदर। या तो आपके अंदर जैसे हेरिडिटी, आपकी हाइट जो है वो आपके फादर के अकॉर्डिंग या आपके फॉर फादर के अकॉर्डिंग हो सकती है। आपका कलर, स्किन कलर जो आपकी मदर के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो स्टैटिक रहती हैं, बट एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो डायनेमिक होते हैं, और वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग डेवलप होते हैं। जैसे आपका व्यवहार और बोलचाल का तरीका ये अलग अलग हो सकता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। हेरिडिटी कैन बेस्ट बी viewed as something that sets a range within basis which an individual development is actually shaped by the sport and opportunity of the environment। तो ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और नोट्स जो है आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। जितना हम पढ़ेंगे उतने आपको नोट्स भी नीचे दे दिए जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट के, आइए ज़रा प्रिंसिपल्स पे नज़र डालते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या क्या इसके सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला है कि डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कैसा है ये, कॉन्टीन्यूस है। डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस, डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस, ऑलराइट। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, क्रमिक। क्या ये सीक्वेंस के साथ चलता है, डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंस के साथ होती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कुछ जो है वो अच्छे स्किल्स को प्रिपेयर कर लेते हैं जल्दी से, और कुछ लोगों को अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो ग्रोथ है वो क्या है, डेवलपमेंट और हेरिडिटी का। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो वो क्या है, प्रोडक्ट है किस चीज़ के, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, ग्रोथ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, प्रिडिक्ट है, मतलब कि इसको हम क्या है, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इतनी डेवलपमेंट होगी। देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स आर इंटरलेटेड। ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, जैसे फिजिकल, कॉग्नि क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद एस से आ गया हमारे पास सोशल डेवलपमेंट। ई से आ गया हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। पी से आ गया हमारे पास फिजिकल। सी से आ गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और उसके बाद आ गया हमारे पास एस से सोशल डेवलपमेंट। और उसके बाद आ गया इमोशनल डेवलपमेंट। तो PCSE का मतलब है ये, ओके। तो ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शनल, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिफेलोकोडियल और प्रोक्सीमोडिस्टल क्या है। सिफेलोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल क्या चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। और वैसे भी एक पता होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जब बच्चे का विकास जो है वो क्या है, सेंटर से होता है, ठीक है ना। सेंटर से होगा मीन्स कि उसका पहले धड़ बनेगा, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें बनेगी। तो इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, नियर टू फार।
नज़दीक से दूर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट होना, केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट होना। अब दूसरा आ गया हमारे पास यहाँ पे सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल मतलब कि क्या चीज़ है ये? सिर से पैर की ओर पहले क्या होगा, बच्चे का ब्रेन तैयार होगा, उसके बाद दूसरी चीज़ें रेडी होंगी। तो ये क्या है, सिफेलोकोडल। जन्म के समय ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि सिफेलोकोडल का मतलब क्या है और ये कैसा मतलब कि विच टाइप ऑफ इन विच डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ऐसे नहीं, आपसे ये पूछ सकता है कि डेवलपमेंट, ओके, विच इज़ दिस हेड टू टो डेवलपमेंट और सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट, कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अभी मुझे थोड़ा सा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट आपको आगे बता देंगे। सिफेलोकोडल मीन्स लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर से नीचे की ओर। लॉन्गिट्यूड कैसा था, ऊपर से नीचे की ओर। नियर टू फार, प्रोक्सिमो डिस्टल, याद रखना है। जन्म के समय बच्चों का सिर शरीर से 1/4 25% होता है। जन्म के समय बच्चों का सिर शरीर का 1/4 भाग होता है, मतलब कि 25% जो होता है वो क्या होता है, ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन ही जो है वही तो है सब कुछ। ओके, ब्रेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ही ज़रूरी है और इसके कारण आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को पढ़ करके। इंडिविजुअल डिफरेंस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है, क्योंकि कोई भी प्रजातियाँ समान नहीं होती। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते हैं, उनमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। तो हर एक इंसान में, हर एक जात प्रजाति में क्या है, अंतर है ही है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब मेरे पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, किसी और टीचर का अलग हो सकता है, आपका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, किसी का भी पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग है और हर इंसान का पढ़ाई करवाने का तरीका अलग अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस हम हर चीज़ में देख सकते हैं, एवरीथिंग। ओके, चलने में, बोलने में, सुनने में, देखने में, किसी स्किन के टेक्सचर में, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस, मोरल मोरलिटी के हिसाब से उसमें भी डिफरेंस, ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट में उसमें भी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस इज इंक्लूड्स एवरीथिंग, सब चीज़ें आती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएशंस आर कॉमन विद इन दी अक्रॉस ऑल स्पेशीज। वेरिएशंस ऐड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर, जो मैंने बोल दिया, ये आप पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार, बेसिस ऑफ क्या क्या होते हैं, देखो, इंटेलिजेंस होगी, इंटरेस्ट हो गया, वैल्यूज़ हो गए, एप्टीट्यूड हो गए और पर्सनैलिटी होगी। तो ये क्या है, बेसिस हैं ये किस चीज़ के, इंडिविजुअल डिफरेंस के, जिसके हिसाब से हम क्या है वो देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो कितना डिफरेंट है, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है। तो इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो सकता है, इंटरेस्ट के बेसिस पे हो सकता है, उसकी एप्टीट्यूड या अभिक्षमता के बेसिस पे हो सकता है, पर्सनैलिटी के बेसिस पे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। यह नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान कर दिया जाए। तो चलिए अब हम भी अपनी टीचिंग टेक्निक को थोड़ा बदल देते हैं, क्योंकि क्या पता आप में से भी कोई ऐसे हों जो बोर हो रहे हों और सोच रहे हों कि अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो है वो इसमें लेके आएंगे अपने इस जो टीचिंग पैटर्न है इसमें। शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक रूप अनुदेशन, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन में विभेदी अनुदेशन। तो अलग अलग टाइप से आप जो है वो क्या है, शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस जो है अलग अलग तरीके से यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए। कैसे विभेदी अनुदेशन, मतलब कि देखिए यहाँ पे बताया गया है आपको सब कुछ, आप टेंशन ना लें, आप देख सकते हैं आराम से ये चार्ट की मदद से। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक रूप अनुदेशन, एक रूप अनुदेशन मीन्स सभी को सिंगल सेम वो देना, क्या
इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस मीन्स अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना। यदि बच्चों का किसी का ग्रुप बनाया हो ना, तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करें। विभेदी अनुदेशन में डिफरेंशियल अनुदेशन, होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस बनाए। होमोजीनियस मीन्स कि एक ही जैसे बच्चे नहीं इकट्ठे कर लेने हैं सारे के सारे, तेज तेज चंट चंट बच्चे एक साइड कर लिए और जो भोंदू भोंदू हैं वो एक साइड कर लिए, तो वो क्या है, गलत हो जाएगा। आपने कैसे करना है, कुछ थोड़े से आपको लगता है कि किसी खेल में, मान लीजिए वॉलीबॉल में ये लड़का ज़्यादा सही है और ये थोड़ा सा वीक खेलता है, तो अगले उसमें दूसरी टीम में जो वैसे मतलब कि हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस में, होमोजीनियस में एक ही प्रकार पाया जाता है और हिट्रो में अलग अलग। तो हिट्रोजीनियस जो है वो आप ग्रुप तैयार करें और एक ग्रुप में इंडिविजुअल डिफरेंस में एक्स, आनुवांशिक एक्वायर्ड अर्जित और इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बताया गया कि फिजिकल मेंटल और टेम्परामेंटल जो है वो क्या है, आनुवांशिक होते हैं, और अर्जित किए हुए क्या होते हैं, सोशल कल्चरल एजुकेशनल इमोशनल। ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस हम इस बेसिस पे देख सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब कि बच्चा क्या है, छोटा बड़ा लंबा नाटा चोटा कैसा है, ठीक है ना, वो क्या है आनुवांशिकता के उसमें पता लगेगा। और एक्वायर्ड कहाँ से करते हैं हम, देखो सोसाइटी से सोशल नॉर्म्स को ऑप्ट करेंगे, क्या हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं। कल्चर के हिसाब से देख सकते हैं, अब आप मान लीजिए गुजरात में रह रहे हो तो वहाँ का कल्चर अलग होगा रादर देन मुंबई, ओके, तो अलग अलग कल्चर है। एजुकेशन के बेसिस पे देख सकते हैं कि क्या है एजुकेशन में, इमोशनल मतलब कि आप कैसे इमोशनल बेसिस, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, ओके। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ परसिस्टेंस, कि चीज़ की डायरेक्शन ऑफ परसिस्टेंस, डायरेक्टेड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अभी प्रेरणा जिसको हम बोलते हैं, आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। लॉस ऑफ कंट्रोल होता है आंतरिक में, इंटरनल में क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल, सॉरी लॉस ऑफ नहीं, लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो क्या रहता है, इंटरनल रहता है कि मुझे कुछ करना है। और एक्सटर्नल में क्या रहता है, लोकस ऑफ कंट्रोल, बाहर, हम बाहर से जो है वो क्या करते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। और मुझे पता है कि आपको पिछले वाला है ये वाला जो शिक्षक के लिए जो मैंने चीज़ बताई ये आपको समझ नहीं आई है। ये बस इतना सा है कि होमोजीनियस ग्रुप बनाना है, हिट्रोजीनियस ग्रुप बनाएं कभी भी, जब भी आप ग्रुप में अगर कुछ एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या इंडिविजुअल डिफरेंस का भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, क्योंकि क्या है आपको पता लग गया ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है और बच्चों को जो है वो किस तरह से इंस्ट्रक्शन देने हैं। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जब आप दे रहे हो तो क्या करना है आपने, कैसे अपने आप को तैयार करना है, तो ये सीखने के लिए है, इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है अभी। तो अंत से आत्मा तक, लोभ की दृष्टि से एक्सटर्नल इंटरनल, रिवॉर्ड सैलरी और मार्क। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर, ब्रूड बुहर ब्रुह 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 फैड्रिक स्किनर, ब्रुह फैड्रिक स्किनर, तो बहुत ही अच्छा नाम है ब्रुह फैड्रिक स्किनर। ब्रुह थोड़ा सा आप भी बोल के देखिए तो आपका जो लिप्स है ये थोड़ा सा निकलेंगे बाहर। ब्रुह फैड्रिक स्किनर का अभिप्रेरणा से संबंध से माना जाता है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस उतना ही अच्छा होगा। तो कीप मोटिवेटेड, मोटिवेशन के लिए आप 3 इडियट्स मूवी देख सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम की मूवी देख सकते हैं, ठीक है ना, और भी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आप प्रेरणा उनसे नहीं ले सकते हैं तो आप यूट्यूब पे भी काफ़ी रिसोर्सेज है जहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। और आप बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है अपने नियर बाई किसी ऐसे शख्स को देखते रहिए जहाँ से आपको निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहते हैं। और फिर लेकिन आपका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो कहाँ पे चलेगा, एक्सटर्नल रहेगा। मैक्सिमम टाइम इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छी सक्सेस अचीव करनी है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो आइए देखिए मोटिवेशन का साइकिल क्या होता है। अब इन्होंने भी बोल दिया कि मोटिवेशन क्या नेशनल हाईवे की तरह होती है, जिसमें जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। यह है ब्रूह फैड्रिक स्किनर। चलिए, नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आती है नीड की बात, अगर क्या है आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। फिर उसके बाद आएगा आपको प्रनोद, ओके, डिराइव करेंगे आप उस चीज़ को। फिर अराउजल, उत्तेजना आएगी आपके अंदर। फिर आपका क्या है, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बन जाएगा आपका। फिर आपको क्या है, उपलब्धि चाहिए,
उसके बाद क्या, उत्तेजना की कमी, और उसके बाद फिनिश। और ये क्या है, फिर से ये प्रोसेस चलेगा आपका, फिर से आपको नीड होगी किसी चीज़ की, फिर आप अपने आप को ड्राइव करोगे उस चीज़ के लिए, फिर आपकी उत्तेजना आएगी, उसके बाद क्या, आप दिशा निर्देशित व्यवहार उसके प्रति करने लग पड़ोगे। फिर उसके बाद आपको वो अचीवमेंट मिल भी जाएगी, कई बार अचीवमेंट नहीं मिलती है तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर वो इसी दिशा निर्देशित व्यवहार के अंतर्गत ही रह जाओगे। फिर आपको क्या, फिर से अचीवमेंट मिल गई, और उसके बाद क्या, उत्तेजना कम हो जाएगी, और उसके बाद आप फिर से क्या हो जाओगे, उसी प्रोसेस में आ जाओगे, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि हर इंसान एक भी चीज़ को पाने के बाद कभी भी स्थिर नहीं होता, उसके अंदर जो है वो मोटिवेशन किसी न किसी चीज़ को पाने की हर समय हर पल लगी रहती है। तो ये लाइफ ऐसी है। और मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें कि बच्चों के इंटरनल अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं हम, और ख़ुद के लिए भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है अभिप्रेरणा। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। फिजिकल नीड्स, शारीरिक अवस्थाएं, सर्वाइवल नीड्स, अस्तित्व की ज़रूरत, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, ये चीज़ें जो है वो सरकार के द्वारा बच्चों को दी गई थी। चलिए, तो आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अब्राहम मास्लो की नीड ऑफ हायरार्की के बारे में, कि क्या कहते हैं ये, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, आत्म सिद्धि जिसको बोलते हैं, एस्टीम के बारे में पढ़ेंगे, लव एंड बिलोंगिंगनेस के बारे में पढ़ेंगे, सेफ्टी नीड्स के बारे में, और फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए हमारे से संपर्क करें। टेलीग्राम पे चलिए देखते हैं, अभी टेलीग्राम बनाएंगे तो आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, बट देखते हैं नोट्स को किस तरह से आप तक पहुंचाया जाए। तो ज़रूर से ज़्यादा कमेंट ना करें, बस केवल मात्र उतनी ही कमेंट करें जितना कि आपको मुनासिब लगे। जय हिंद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।